हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय ISM चैनल में स्वागत है। आपका मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। मैं आपको आज हमारा जो 9 अगस्त है, आज का डेट जो हमारा कितना है, आज का डेट 9 अगस्त है। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके बारे में आपको विशेष चर्चा करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग इसको समझें कि कोई भी अगर आप मेंस लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम को आपका अगर मेंस को क्रैक करना है या लिख रहे हैं तो उसमें आपको कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट आएगा कहाँ से? अगर बात करें कि हम मेंस में आंसर राइटिंग करना, चूँकि आजकल आपको जानकारी है, आप सिलेबस देखे होंगे ये कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, या मेंस में करंट अपडेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पास कंटेंट आएगा कहाँ से? ये कंटेंट आपको आएगा यही न्यूज़ पेपर से। तो न्यूज़ पेपर में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हमें जानकारी रखना है कि जो हमारे जो टॉपिक्स पे हम जो पहले जो टॉपिक वो पढ़ रहे हैं वो क्या हमारे सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है, इस पर क्वेश्चन आया है या नहीं है। और क्वेश्चन आया है तो हमको किस टॉपिक को लिखना है, वहाँ पर उस टॉपिक को हमें नोट्स बनाना है और नोट्स क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा। जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के बारे में क्या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो लिखना है, पॉइंट को नोट करना है, वो भी मैं चीज़ें बताऊंगा कि इसमें ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी आपके संपर्क में तैयारी कर रहे हैं छात्र या छात्राएं, जो कि उनको बेहतर फ़ायदा हो, ताकि वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में उसको आसानी मिले। ठीक है, तो इस बारे में आपको हम विशेष डिटेल में मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ चीज़ें आज के टॉपिक में। इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं चीज़ें। जैसे कि आज का विशेष जो न्यूज़ है हमारा कि निशानेबाजी के बिना भी भारत का शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो इसमें हमारा जो एथलीट है, भारतीय एथलीट है, उसको कितना, तो अंतिम दिन में 4 स्वर्ण मिले हैं और 1 रजत और 2 कांस्य मिले हैं, जिसमें 22 स्वर्ण के साथ बर्मिंघम में चौथे स्थान पर है भारत। कितना? 22 स्वर्ण के साथ भारत जो है सो चौथे। अगर कुल पदक की बात किया जाए तो 101 कुल पदक, 38 स्वर्ण जिसमें से 38 और 27 रजत, वो जो है दिल्ली है। तो ओवरऑल ये बात करेंगे। और ये जो है हमारा कितना है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम में भारत के शीर्ष प्रदर्शन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात में ध्यान रखेंगे। तो हमारा दिल्ली 2010 में रहा था ओवरऑल सेकेंड स्थान पे, और अभी जो हमारा 2022 का हुआ है 61 कुल पदक हुए, जिसमें से 22 स्वर्ण और 16 जो हमारा कितना रजत और 23 कांस्य। ये बर्मिंघम 2022 का ये है, जिसमें से स्वर्ण पदक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अर्चंत क्या नाम है उनका, अचंता शस्त्र कमल उन्होंने दिया है। आगे बात करेंगे यहाँ पे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का भारत का सबसे 5वां प्रदर्शन है। बैडमिंटन में PV सिंधु ने महिला सिंगल्स लक्ष्य में, पुरुष सिंगल्स और सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। और टेबल टेनिस में शरद कमल ने स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका बर्मिंघम में चौथा पदक है। पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। तो इस बात को ध्यान देंगे चाहिए, बात को हमें ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में अगर जाएंगे तो में कहा जा रहा है कि राज्यवार ही होनी चाहिए धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य तरीके से। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये चीज़ कहा है। उनका स्टेटमेंट आया था कि धर्म और भाषा के आधार पर, क्या है, क्या कहा उन्होंने, धर्म और भाषा के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य स्तर पर ही देना चाहिए। जिला स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह कानून के विरुद्ध है। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ठोस उदाहरण देने को कहा। जहां कम संख्या में होने के बावजूद हिंदुओं को मांगने पर अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि शीर्ष अदालत ने जिला स्तर पर अल्पसंख्यक के पहचान की मांग को कानून के विरुद्ध बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने के बावजूद दर्जा नहीं मिलने का उदाहरण पेश करें। और ये कहाँ का है, तो अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार होनी चाहिए। उस मामले में ब्लॉक और तालुका स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। केरल के मामले में कहा था उन्होंने। और ये भी कहा है उन्होंने, अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा C2 को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए, क्योंकि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 29 और 30 का उल्लंघन करती है। क्या उल्लंघन करती है? ये अनुच्छेद क्या कर रही है हमारा, ये अनुच्छेद
बराबरी और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करते हैं। दूसरी मांग भारत सरकार की ओर से 23 अक्टूबर 1993 में अधिसूचना को संवैधानिक घोषित किया जाए, जिसमें कुछ वर्गों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है। तीसरी मांग क्या है सरकार से? उनकी मांग है, इसी मांग मतलब अगर बात करें तीसरी मांग क्या है कि सरकार को अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान करने की गाइडलाइन तय करने का आदेश मिले, ताकि धर्म और भाषाई के रूप में अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा वाले लाभ मिलना सुनिश्चित हो। तो इस बात पर ध्यान देना है चीज़ों को। आगे चलें तो एक और है हमारा टॉपिक फर्स्ट पेज पे ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कल विदाई दिया गया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बात उन्होंने कल कहा था विशिष्ट मतलब जो है तो उनका कहना था कि अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन को चलाने के लिए ऐसे मापदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पर प्रासीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। अपने संबोधन में नायडू जी ने कहा था कि सरकार और विपक्ष दोनों को सलाह देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनादेश के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धैर्य की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि जो सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए। उन्हें कहा कि अगर आपके पास धैर्य या पेशेंस नहीं है तो मरीज मतलब पेशेंट बन जाएंगे। उन्होंने सरकार को भी सलाह दी कि विपक्ष को अपनी बात कहने दीजिए, तभी सरकार अपनी तरह से चलेगी, क्योंकि उसके पास बहुमत है। और भी उन्होंने कहा है बातों कि विभिन्न राजनीतिक दल के सदस्य दुश्मन नहीं हैं बल्कि प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी की तरह दूसरे को मात देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। साथ ही कहा कि मैंने कभी राष्ट्रपति बनने का आकांक्षा नहीं की, कभी असंतुष्ट भी नहीं बनूंगा और कभी घर तक सीमित भी नहीं रहूँगा। तो यहाँ तक उनका ये स्टेटमेंट था। आगे बात करेंगे तो आपका जो अगला का जो टॉपिक है, प्रदूषण के आधार पर शहरों की रैंकिंग का स्थापित तंत्र नहीं। मतलब कहने का मतलब निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के द्वारा इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रह डेटा को सही ज़मीनी सच नहीं माना जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक सवाल में कहा था, जहाँ में कहा है कि कई निजी संस्थान और विश्वविद्यालय विभिन्न तरीकों, डेटा सेट और मापदंडों के अनुसार शहरों की रैंकिंग कर रहे हैं। रैंकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो डाटा है मुख्य रूप से सैटेलाइट इमेजरी से निकाला जाता है। आगे अगर बात करें तो जो हमारा आगे है कि जनसंख्या विस्फोट में विकास में बड़ी बाधा और नियंत्रण को कानून बनाने की मांग, ये हमारा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि क्या है तो नियंत्रण कानून बनाने की संभावना इतला देने का निर्देश दिया गया है। याचिका पर केंद्र सरकार को सोमवार को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर किया गया था। मैंने कहा था क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले जो 10 दिसंबर 2020 को दाखिल जवाब में उन्होंने कहा था कि क्या कि परिवार जबरदस्ती नियोजन नहीं कर सकती और किसी के खिलाफ इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उनका याचिकाकर्ता का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार जो है वो हमारा ये पीटी का एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है संविधान की किस सूची का है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो ये हो जाएगा किसमें, तो समवर्ती सूची का विषय है ये। और सरकार कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम, कानून और नीतियाँ बना सकती है। तो सरकार क्या कर सकती है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियम, कानून और नीतियाँ बना सकती है। और उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि जनसंख्या विस्फोट लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा याचिकाकर्ता कि नागरिकों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और आश्रय, जीवन यापन, शिक्षा का अधिकार है। जनसंख्या नियंत्रण के बगैर इन अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अभी 125 करोड़ भारतीयों को आधार कार्ड है, जबकि करीब 20% लोग यानी 25 करोड़ और ऐसे हैं इनके पास आधार नहीं है। इसके अलावा 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों अवैध रूप से देश में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इस संबंध में अगर बात करें, ठीक है, तो इसके लास्ट में ये भी है कि भारत की जनसंख्या जो है सो 150 करोड़ से ज़्यादा है और भारत जो है जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ने वाला है बहुत जल्द। और ये भी कहा गया, देखिए यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, जनसंख्या भी हम कहा गया हमारे पास अमेरिका की तुलना में 1/3 भूमि है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर अमेरिका की तुलना में 8 गुना है। अमेरिका में एक दिन में 10,000 बच्चे जन्म होते हैं, जबकि भारत में एक दिन में
86 अरब बच्चे जन्म लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट ज़्यादातर समस्याओं की जड़ है। याचिका में वैकल्पिक मांग में कहा गया है विधि आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह दुनिया को विकसित देशों के नियंत्रण कानून और नीतियों के अध्ययन करके भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय ताकि नागरिकों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन, स्वास्थ्य जीवन यापन, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित हो सके। बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला गया उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसको आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को। ये तो हमारा ये जो एक मामला है ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया गया था। तो उन्होंने कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल को खारिज कर दिया था याचिका को, तो इसलिए मामला चल रही कोर्ट का है। उन्होंने कहा था हाईकोर्ट ने टुकड़ा दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील में कहा गया है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए एएसआई का कर्तव्य बनता था कि वह मौके पर जाकर इसके बारे में पूरा छानबीन करे। ऐसा ना होने पर हमने हाईकोर्ट की शरण ली, लेकिन हाईकोर्ट ने हमारा पक्ष सुने बिना राज्य सरकार द्वारा पेश सतही जानकारी पर आधारित दस्तावेजों को याचिका निरस्त कर दी। तो ये भी चीज़ मामला चल ही रही है केस इस पर। आगे हम लोग चल रहे हैं, पहली बार है कि बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गया है। इसमें कितना है 3 डोज लगाने होंगे बर्ड फ्लू से, कि जो हमारी पहली स्वदेशी वैक्सीन क्या लगा स्टार्ट हो गया है। तो उसमें पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गया जिसमें 3 डोज लगाने होंगे। इसमें 3 डोज लगाने होंगे, उसका क्या नाम है तो आगे इसका बात करेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। क्या है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल निषाद, मतलब वहाँ का निषाद सोच नाम होता है, ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लूजा H9N2 वायरस पर प्रभावी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। 3 साल के शोध के बाद इस तैयार किया गया। इसमें जो है सबको 3 डोज बचाव के लिए दिया जाएगा। 3 डोज बचाव के लिए मुर्गियों को लगाए जाएंगे। 1 डोज का असर लगभग 6 महीने तक लगेगा, 1 डोज का असर 6 महीने तक रहेगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि मृत वायरस से यह वैक्सीन तैयार की गई है। ऐसे में वैक्सीन लगने के बाद उस मुर्गी के अंडे खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इस बात को ध्यान देना है। उसको तैयार किया गया है स्वदेशी वैक्सीन। आगे हम लोग चल रहे हैं, तो अगला जो हमारा न्यूज होगा, अगला जो हमारा आर्टिकल है वह कहा है समय की मांग है जनसंख्या नियंत्रण। जैसे कि अभी मैंने चर्चा कर चुका है, इस बारे में और भी विशेष चर्चा यहाँ पे मिलेगा आपको कि समय की मांग है कि हमारा जनसंख्या नियंत्रण लागू हो। तो कहा जा रहा है कि विश्व की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या दिवस के बाद से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बहुत चला हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NHFS 5 की रिपोर्ट की क्या हवाला दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत में प्रजनन दर में कमी आ रही है और देश अब प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने वाला है। ठीक है, इस जनगणना के अनुसार अगर बात करें 2011 की में, तो उसमें देश में कुल विवाहित महिलाओं की संख्या 33,96,21,277 थे, जिनमें से 18,19,74,153 महिलाएं ऐसी थी जो 2 या 2 से बच्चे कम थे बच्चे, और 15,76,47,124 महिलाएं ऐसी थी जिनके पास 3 या उससे ज़्यादा बच्चे थे। क्या इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत प्रतिस्थापन दर से प्राप्त करने वाला है? बल्कि अगर बात करें रिपोर्ट को अगर समझें, कौन सा रिपोर्ट, तो पिछले साल जो एक जारी किया गया था रिपोर्ट आपको कि NHFS 5 की रिपोर्ट को समझने के लिए जानना भी आवश्यक है कि महज एक सैंपल सर्वे है। इसमें देश के लगभग 30 करोड़ परिवार में मात्र 7 लाख परिवार अर्थात 2.23% परिवारों का सर्वे किया गया है। आगे बात करेंगे कि अब यूएन की एक ताज़ा रिपोर्ट आया है कि 2023 में ही भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। एक और तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत की प्रजनन दर जो है प्रतिस्थापन की दर प्राप्त करने वाली है, और दूसरी ओर 27 के स्थान पर 4 वर्ष पहले 2023 में ही जनसंख्या के मामले में भारत का चीन के पीछे छोड़ना क्या 23 जनसंख्या बढ़ने की इशारा नहीं कर रहा है? दोनों बातों को एक साथ सच होना असंभव ही है। तो 2021 में होने वाली जनसंख्या में कोविड के कारण बेहद विलम्ब हो रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी भारत की वास्तविक जनसंख्या कितनी है। और फिर यदि हम वर्तमान में उपलब्ध सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि 2000 से लेकर 2021 तक भारत की जनसंख्या जो है हमारा 42 करोड़ की वृद्धि हुआ है 21 साल में, यानी 21 वर्षों में लगभग 2 करोड़ प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। विश्व के विशेषज्ञों के बारे में अगर विचार कर समझना अगर चाहेंगे तो जनसंख्या जो है मानव सभ्यता को किस दिशा में लेकर जाने वाले। 1968 में फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन ने अपनी 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व के तमाम वैज्ञानिकों को अगले 50 वर्षों में विश्व की तस्वीर कैसी होगी इस विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में बताया गया था।
और 1992 में पहली बार जब विश्व की आबादी जब 500 करोड़ से अधिक पहुंच गई थी, तब बढ़ती आबादी को सबसे बड़ी चिंता बताते हुए उसे संतुलित करने का सुझाव दिया गया था। और 2017 में सिंगापुर में भी एक हायर एजुकेशन ग्रुप द्वारा जो एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 50 नोबेल पुरस्कार विजेता ज्ञानियों ने अधिक जनसंख्या में उन्होंने कहा था कि अधिक जनसंख्या जो है उसको सबसे बड़ा खतरा बताया था। इन विज्ञानियों और विशेषज्ञों के कथन पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते हैं। एक यहाँ पे है आदिवासी संस्कृति के महत्व। हमारा आर्ट एंड कल्चर का भी इशू है, टॉपिक हो सकता है यूपीएससी के हिसाब से, अगर बात करें यूपीपीएससी में भी ये टॉपिक है। तो ये क्या है हमारा, हम आदिवासी संस्कृति का इम्पोर्टेंस क्यों है, कि आदिवासी संस्कृति हमें ऐसी व्यवस्था को अपनाने को प्रेरित करती है जो प्रकृति के नियमों का पालन कर सतत विकास कर सकते हैं। इसका कहना है कि भारत का जो विकास है भारतीयता के साथ ही संभव हो सकता है, न कि पश्चिमी देशों की राह पर चलकर। यह भारतीय वास्तव में, यह जो भारतीयता है वास्तव में आदिवासी समाज में पहले से विद्यमान रही है। वास्तव में अगर आदिवासी समाज बात करेंगे, प्रकृतिवाद, मानववाद, लोकतंत्र के में सर्वाधिक करीब है। यह स्थानीयता, आत्मनिर्भरता, सतत विकास के साथ बढ़ते क्रम में विश्व शांति का संदेश देता है। मातृभाषा में अगर बात करें, पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा, मूल्याधारित शिक्षा आदि के प्रावधान आदिवासी समाज में बहुत पहले से मौजूद है। और अगर बात करें तो उस आदिवासी समुदाय जो है अन्य समाज की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर भी है। आजीविका के लिए व्यवसाय जो है आदिवासी समाज की खासियत है, तथा मुनाफाखोरी पश्चिमी प्रवृत्ति है। मुनाफाखोरी जो आधारित जो व्यापार है उसे जहाँ उपनिवेशवाद, विश्वयुद्ध, संस्कृति, गुलामी, पर्यावरण विनाश दिया, वहीं आदिवासी संस्कृति ने क्या किया है, तो शांति, भाईचारा, मानवता, प्रकृति संरक्षण पर समर्थन दिया है। तो इस बारे में अगर बात करें तो मानवता, प्रकृति, विश्व में जहाँ भी बहुमूल्य खनिज संपदा है वहाँ मूलतः वहाँ आदिवासियों का निवास है। अगर आदिवासी संस्कृति में मुनाफाखोरी होती तो आज विश्व के सर्वाधिक धनी आदिवासी ही होते। आदिवासियों ने मानव कल्याण के लिए खनिज संपदा एवं पर्यावरण का संरक्षण किया है, लेकिन आज उसका उपयोग सभी कर रहे हैं। उन्होंने जो है मानव कल्याण के लिए खनिज संपदा एवं पर्यावरण का संरक्षण किया तभी तो, लेकिन आज उसका उपयोग सभी लोग कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो प्रकृति के नियमों का पालन कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। भारतीयता के साथ अमृतकाल के सपनों को पूरा करने के लिए हमें आदिवासी संस्कृति को अपना आदर्श बनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट था आपका, बहुत ही अच्छा इसमें नोट्स बन सकते हैं। इस आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कह सकते हैं ये है। नौकरशाहों में अभी जो हाल की रिपोर्ट जो आ रही है उसमें कुछ घटनाएं हुई है, घटनाक्रम में नौकरशाहों में जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के बारे में ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए समय समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग आता रहा है, रिपोर्ट आता रहा है। इसी आधार पर अगर बात करें द्वितीय प्रशासनिक सुधार, खन्ना समिति, होता समिति आदि की रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार के महत्वपूर्ण क्या है, तो हमारा क्या है हमारा, तो इसमें अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट सुझाया गया है। इसमें क्या कहा गया, इसमें आपको कहा गया कि नौकरशाहों को पारदर्शी, जवाबदेह तथा मजबूत बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से हम लोग क्या किए थे, 2005 में एक सूचना का अधिकार लाया गया था, जिसमें क्या हुआ था, तो जनता जो है सरकारी कार्यों में सहभागिता को निर्धारित कर सके। ये हमारा क्या करें, निर्धारित कर सके। जनता और सरकार के बीच नज़दीकियाँ बढ़े ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके और भ्रष्टाचार कम हो सके। इस बात को भी ध्यान देना है। सरकारी कार्यों में यदि जनता का हस्तक्षेप होगा तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकेगा। लेकिन अगर बात करें, लेकिन भारत में नागरिक समाज की कमी के कारण लोग मात्र क्या करते हैं, मात्र अपने अधिकारों की उपेक्षा करते हैं, कर्तव्यों को तरजीह नहीं देते हैं। यही कारण है कि लोग आरटीआई का जो उपयोग है निजी हित तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जिससे आरटीआई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई है। सुशासन की अवधारणा में भारत में अधूरी, मतलब धारणा भी, सुशासन की अवधारणा भी भारत में ये अधूरी ही रहा है। जिस वजह से लाया गया था वो धारणा पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सुशासन का अर्थ ही यही है कि सरकार के कार्यों को कम करने के लिए लोगों की सहभागिता, लेकिन नागरिक समाज की कमी उद्देश्यों को पूर्ण करने में बाधा बन रही है। आगे अगर बात करें इसमें यह भी है कि भारत के वरिष्ठ नौकरशाह और चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे एन विट्ठल ने कहा था, क्या कहा था कि राजनीतिज्ञों से ज़्यादा नौकरशाह भ्रष्ट, राजनीतिज्ञों से ज़्यादा नौकरशाह भ्रष्ट है। क्योंकि राजनेताओं को तो जनता एक समय बाद हटा सकती है, लेकिन नौकरशाह पूरी सेवा काल तक भ्रष्टाचार करता रहता है। काफ़ी हद तक यह सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि राजनेता पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुने जाने का दबाव होता है, जो नौकरशाह पर नहीं होता है।
जो सब नहीं होता है। वर्तमान में अगर बात करूँ, उदाहरण दिया गया है कि वर्तमान बंगाल सरकार के एक मंत्री के यहाँ से भारी मात्रा में सोना चांदी समेत करोड़ों रुपये बरामद होना तथा बीते दिनों झारखंड में बदस एक महिला आईएएस अधिकारी के यहाँ से अकूत संपत्ति का मिलना, यह सब दर्शाता है कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सब पकड़ा भी जा रहा है और सज़ा भी मिल रही है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे क्या होगा कि एक डर का माहौल बने। और क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है भय बिनु होई न प्रीति, तो इस बात को भी ध्यान देना है आपको। आगे चलें तो आगे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, खुदरा महंगाई मिल सकती है राहत। इसमें क्या है कि आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर बात करें तो जुलाई माह में खुदरा महंगाई जो हमारा कितना रह सकती है, कहा गया है कोई 6.5% रह सकती है। पिछले 6 महीनों से खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर के स्तर पर कायम है अभी तक, और आरबीआई ने खुदरा महंगाई की अधिकतम दर 6% तय कर रखी है। अगर वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर मूल्य में कमी का जो भारत में दिख रहा असर है, तो बहुत बड़ा असर दिख रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक इस साल जुलाई में फूड प्राइस इंडेक्स जो है FPI जो है इसको 40.9 रहा है, जो इस साल जून के मुकाबले 8.6% कम है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें, खाद्य पदार्थों के दाम कम होने से भारत में उसका असर दिख रहा है। भारत में सोयाबीन और कॉटन के उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमान से आयल केक के दाम में नरमी की संभावना है। पशुओं के चारे में नरमी से दूध, अंडा और मांस के खुदरा दाम में भी कमी आ सकती है। और रेपो रेट को 6% के स्तर तक ले जाएगा आरबीआई, ये ले जा सकता है, आरबीआई का ये है स्टेटमेंट है, तो इस बात को भी ध्यान देंगे चाहिए। तो हमारा अगर बात करें तो एक और टॉपिक हमारा है पूर्वोत्तर के लिए सामान ले जाएगा, क्या है तो पूर्वोत्तर के लिए सामान ले जाएगा बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह। क्या नाम है, मोंगला बंदरगाह। पूछा है कहाँ है, ये बांग्लादेश में है। पहुंचा भारत का जहाज, तो इसमें क्या है तो बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर सोमवार को भारत का पहला मालवाहक जहाज बना है, पहुंच गया है। यहाँ से सामानों को सड़क मार्ग से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा। भारत ने 4 साल पहले बांग्लादेश के साथ राजनीतिक रूप से क्या हुआ था, तो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किया था। इसके तहत क्या हुआ कि हमारा पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वोत्तर भारत हमारा जो है तो पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ सामान के परिवहन के लिए बांग्लादेश के मोंगला और चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें किया जाएगा। और क्या है इस संबंध में क्या था, तो ये भी समझौते के तहत यह दूसरा जहाज है जो बांग्लादेश पहुंचा है। पहला भारतीय मालवाहक जहाज लोहा और दाल लेकर पिछले महीने चटगांव बंदरगाह पहुंचा था, जिसे बाद में त्रिपुरा और असम ले जाया गया। तो इस बात को भी ध्यान देना है चीज़ें। और आगे है हमारा ये है सिंधु लक्ष्य सात्विक चिराग शरत ने जीते स्वर्ण, हॉकी में मिला रजत। तो इस बात को भी ध्यान लेना है। तो भारत ने 19 से लक्ष्य ने को हराया और 21 किया है। पदक तालिका अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 67, सोना चांदी 57 और कांस्य 54, कुल 178। भारत को कितना मिला है, 22 सोना और 16 चांदी और 23 कांस्य, टोटल 61 पदक मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं भारत को, 61 मिले हैं। 4 पदक अचंता शरत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में जीते हैं। उन्होंने पुरुष टीम मिक्स्ड डबल्स और सिंगल्स में स्वर्ण जीता है। पुरुष डबल्स में रजत उनके नाम रहा। वह बर्मिंघम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले भारतीय हैं। कौन, तो अचंता शरत कमल नाम है उनका। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो हमारा आज का जो टॉपिक था ये हमें यहीं पर समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपको जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो उनको आप शेयर करें, ताकि उनको जो नोट्स बनाने में सुविधा होगी और तैयारी करने में भी बहुत ही सुविधा होगी। उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। वो आपको आंसर राइटिंग में क्वेश्चन जब लिखेंगे उसमें कंटेंट के लगता है कि आप क्या लिखें, तो यहाँ से टॉपिक को अगर आप नोट्स बना के रखेंगे तो उसमें आपको लिखने में आसानी होगी। तो इसको अच्छे से देखेंगे। और वीडियो को लास्ट में फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।